नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं भारत की खोज कक्षा 8वीं। लेसन है हमारा 3rd, सिंधु घाटी सभ्यता। लेक्चर नंबर है 1। तो देखिए इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ में क्या दिया गया है। भारत के अतीत का सबसे पहला चित्र सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुआ है। इसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। इनके बीच अनेक अन्य नगर और अवशेष अवश्य दबे पड़े होंगे। विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। क्या विश्वास किया जाता था कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली हुई थी। इस सभ्यता को विकसित होने के लिए हजारों वर्ष लगे होंगे। यहाँ धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए थे। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनसे बेहतर थी। भारत की यह सभ्यता प्रकट करती है कि हजारों वर्ष पहले भी भारतवासी जीवन के तौर तरीकों से परिचित थे। उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं और तकनीकी प्रगति कर ली थी। अब आर्यों का आना। आर्य किस प्रकार आए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और वे कहाँ से आए थे, इसका कुछ पता नहीं है। संभव है कि ये यहीं के ही होंगे। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिणी भारत में मिल सकती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ों या मौसम के परिवर्तन के कारण हुआ है। कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का अंत? सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ों या मौसम के परिवर्तन के कारण। रेत की ऊंची ऊंची तहें उन पर जम गई हों और लोगों को ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े हों। रेत की ऊंची ऊंची तह जम गई होंगी और लोगों को बड़ी ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े होंगे। सिंध प्रदेश कभी बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह अधिकतर रेगिस्तान रह गया था। रेगिस्तान यानी रेत ही रेत हो गया था। हो सकता है कि रेत ने कुछ क्षेत्रों को ढक कर सुरक्षित रख लिया और बाकी शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो गए हों। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर पश्चिम से भारत में एक के बाद कई वर्ष आर्य आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। यह भी संभव है कि पश्चिमी उत्तर दिशा से अनेक कबीले और जातियां समय समय पर आते रहे हों और भारत में मिलते चले गए हों। बाद के युगों में अनेक जातियां आई हों और वह घुल मिलकर वहीं पर रह गई हों, ये माना जाता है। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण किस प्रकार से थे? माना जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक काल का समय निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। भारतीय इसे बहुत पुराना मानते हैं और यूरोपीय इस बात का समय बाद में मानते हैं। अधिकतर विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन धार्मिक ग्रंथों को अधिक पुराना सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आर्य अपने साथ उन विचारों को लेकर आए थे जिसमें ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। कौन से विचारों को लेकर आए थे आर्य अपने साथ? जिसमें ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत समता है, यानी अद्भुत समानता है। आगे वेद किस प्रकार से हैं? अनेक हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिर नहीं है। वैदिक युग में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे, यानी मृत्यु के बाद जो अंधविश्वासी लोग होते हैं उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है जिसमें मानव मन के प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं। इसमें काव्य प्रभाव, प्रकृति की सुंदरता और रहस्य के दर्शन होते हैं। इसमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का वर्णन भी मिलता है। हमारे देश में अन्य स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं हुई थी।
एक जो जीवन को स्वीकार करती है और जो दूसरी है वो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। भारत में सभ्यता के विकास साथ ही कला, संगीत, साहित्य, नाच गान, चित्रकला, रंगमंच आदि का भी विकास हुआ था। भारतीय संस्कृति की निरंतरता किस प्रकार रही? सभ्यता और संस्कृति के आरंभ से ही विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यही आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। युगों पहले इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति संतुलन प्रदान करना था। बाद में यही मानव जीवन के लिए कष्टकारी बन गई थी। इस व्यवस्था का प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हो गया था। भारत या ईरानियों, यूनानियों, चीनियों, एशियाइयों तथा अन्य लोगों से संपर्क हजारों वर्ष तक बना रहा, जिसमें सांस्कृतिक विकास का अटूट सिलसिला बना। उपनिषदों का क्या वर्णन है? उपनिषदों का समय ईस्वी पूर्व 800 के लगभग माना जाता है, जिनसे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के विषय में भी पता चलता है। इनमें जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। इनमें हठवाद नहीं है और वैज्ञानिक पद्धति में तत्व विद्यमान हैं। इनका विचार आत्मबोध पर आधारित है। ये व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते हैं। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। वे अपने समय के मतभेदों और वाद विवाद को कम करना चाहते थे। इन्होंने जादू टोने का विरोध किया था और बिना सोचे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया था। ये सच्चाई पर बल अधिक देते थे और अज्ञान से ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते थे। ये झूठ से नफरत करते थे और अज्ञान से भी दूर रहना चाहते थे, इसलिए ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ किस प्रकार से हैं? उपनिषदों में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि प्रगति के लिए तन मन स्वस्थ और अनुशासित रहने चाहिए। तभी हमारी प्रगति होगी जब हम तन मन और से स्वस्थ रहेंगे। ज्ञानार्जन या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग की आवश्यकता है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न अन्यों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशील बने रहे थे और लड़ाई झगड़ों से बचते रहे थे। उन्होंने समाज में संतुलन बनाकर रखा था, पर उनके व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने समाज के प्रति कर्तव्यों की ओर कम ध्यान दिया था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन बटा हुआ था और बंधा हुआ था। एक समग्र समाज की कल्पना उनके पास नहीं थी। इसी कारण भारत में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर अधिक बल दिया जाता रहा। जातिवाद व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती गई। इससे जाति की रचनात्मक शक्ति भी धुंधलाती चली गई थी। ये था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ वर्णन। अब इससे बाद वाला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। इसमें से आपको इंटरनल क्वेश्चन निकालने हैं और वो लर्न करने हैं।